हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। पिछले 3-4 लेक्चर से हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। स्टार्टिंग में हमने वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं, किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, ये सारी बातें अभी तक हम वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि वेक्टर एडिशन की जो बात थी कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी बात को घुमा के बोली गई बात रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाई गई। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, इस तरीके से ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर, ये कोई वेक्टर है सी वेक्टर और इस तरीके से कोई वेक्टर है डी वेक्टर। और इन सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा। आर वेक्टर, इस वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल, इस वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल, इस वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल, और जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। यही कहता है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे मैं क्या बात बोलूंगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। ये लाइन क्या बोलती है कि ए बी सी और डी इन सबका जो वेक्टर सम होगा वो आर वेक्टर के बराबर होगा। इसी बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। आसान भाषा में समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि 3 + 2 5 होते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 5 को मैंने 2 कंपोनेंट में तोड़ा और वो 2 कंपोनेंट है 3 और 2। तो इसी तरीके से यहां पे ये जो ए बी सी और डी है इनको मैं बोलूंगा वेक्टर कंपोनेंट या फिर वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ आर वेक्टर। मतलब कि आर वेक्टर को मैंने 4 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया या फिर 4 कंपोनेंट में तोड़ा। तो आर वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो है 4 वेक्टर, विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड प्लस डी वेक्टर। ये वो 4 कंपोनेंट है जिसमें आर वेक्टर को तोड़ा गया। चलिए अब सवाल उठता है कि किसी भी वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे कोई एक वेक्टर है, लेट्स से ये कोई आर वेक्टर है। अब इस आर वेक्टर को ले जाने के लिए मैं कैसे भी ले जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां से ए वेक्टर, ये आया बी वेक्टर, ये आया सी वेक्टर, ये आया डी वेक्टर, ये आया ई वेक्टर। ऐसे मैं कितने भी कंपोनेंट ले जा सकता हूं और उन कंपोनेंट का जो सम होगा वो आर वेक्टर के बराबर होगा। इस तरीके से ये सारे वेक्टर्स हैं। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अप टू के। इस तरीके से मैं ये बात बोल सकता हूं कि आर वेक्टर के इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। अब ये कंपोनेंट तो मैं कैसे भी कितना भी घुमा के लेके आ सकता हूं, इसीलिए ये बात कही गई कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड into infinite components। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है।
चलिए, लेकिन आपके जो मेजरली सवाल आते हैं वो यहां से नहीं आते, वो आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। अब सवाल उठता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कि किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। इसमें हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला जो केस बनता है वो बनता है इन अ प्लेन, या फिर ऐसे कह सकते हो टू डायमेंशनल स्पेस। टू डायमेंशनल स्पेस, या फिर स्पेस से आप कंफ्यूज जाते हो, स्पेस हमेशा 3 डायमेंशन ही होती है, ऐसे समझ लो कि 2 डायमेंशन। बेसिकली इस प्लेन के अंदर कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। यहां से कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जो कि थीटा एंगल पे है। तो अगर मैं इस ए वेक्टर को रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में, अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस जो वेक्टर निकल के आया वो आया ए एक्स। अलोंग वाई एक्सिस जो वेक्टर निकल के आया वो आया ए वाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। और क्या मैं यह बात बोल सकता हूं क्या कि ए एक्स एंड ए वाई आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों बोला गया, बिकॉज ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे है। ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे है। तो ये एक कंपोनेंट हुआ ए एक्स और ये एक कंपोनेंट हुआ ए वाई। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो सबसे पहले ए एक्स क्या होगी, बेसिकली इस लाइन की लेंथ, ए क्या होगी इस लाइन की लेंथ, और ए वाई क्या होगी इस लाइन की लेंथ। तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूं ए, इसके मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूं ए एक्स और इसके मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूं ए वाई। ये एक पाइथागोरस यहां पे लगेगा और यहां पे मैं ये बात बोल सकता हूं a इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। पहली बात ये बात बोल सकता हूं। दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मुझे ए वाई लिखना है तो ए वाई क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर ए वाई डिवाइडेड बाय ए, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन थीटा के। तो ए वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, ए साइन थीटा। ये तो ए वाई आया। यहीं पे अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस देखूं तो वो क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। ए एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ए कॉस थीटा। ए एक्स आया ए कॉस थीटा और ए वाई आया ए साइन थीटा। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। अगर मुझे ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ए एक्स वेक्टर, यहां पे ए वाई आया और यहां पे ए एक्स आया, तो ए एक्स वेक्टर कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड कितना है ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, आई कैप से। यहां पे ए वाई का मैग्नीट्यूड आया ए साइन थीटा, तो ए वाई वेक्टर मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा,
ए साइन थीटा और वाई डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं जे कैप से, तो ये जे कैप। तो ए वेक्टर को किस तरीके से लिखा जा सकता है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इस तरीके से। ए एक्स की वैल्यू कितनी आई? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ए वेक्टर क्या आएगा? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से मैं ए वेक्टर को तोड़ सकता हूं। बेसिकली बेसिक फंडा क्या है कि ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और ये कुछ एंगल बना रहा है लेट्स से 60 डिग्री। अब इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इस फोर्स का इफेक्ट एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। अगर ये फोर्स ऐसे लगता तो मैं ये बात बोल देता कि इस फोर्स का इफेक्ट इधर ही होगा, और अगर ये फोर्स ऐसे लगता तो मैं ये बात बोल देता कि इस फोर्स का इफेक्ट ऐसे ही होगा। लेकिन ये फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी होगा और इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी होगा। इस फोर्स का इफेक्ट जो एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस थीटा। तो ये कितना आएगा? 10 cos 60 is 2 which is 5 न्यूटन। और इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में जो आएगा ए साइन थीटा बेसिकली √3/2, साइन 60 इज √3/2, तो ये 5√3 न्यूटन। तो बेसिकली 10 न्यूटन का इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में होगा 5 न्यूटन फोर्स के बराबर, और 10 न्यूटन का इफेक्ट वाई डायरेक्शन में होगा 5√3 न्यूटन फोर्स के बराबर। तो बेसिकली ये वेक्टर कंपोनेंट हमको क्या बताता है कि जो भी वेक्टर है उसका इफेक्ट एक्स में और वाई में, वही चीज मुझे बताता है वेक्टर कंपोनेंट या फिर वेक्टर रिजोल्यूशन। तो ए वेक्टर को इस तरीके से रिजोल्व किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का इफेक्ट एक्स में होगा ए कॉस थीटा, ए का इफेक्ट वाई में होगा ए साइन थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बाकी और सवाल करेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। आई होप ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब यहां पे एक सवाल और उठता है कि किसी भी प्लेन के अंदर किसी भी वेक्टर को कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा 2। तो ये बात कहां पे लिखे? यहां पे लिख देते हैं। इन अ प्लेन a vector can be resolved into two rectangular component. I hope this thing is clear to you. चलिए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी हमारे पास। चलिए पहला सवाल, ये कोई 10 न्यूटन का फोर्स है और यहां से जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से वो है 37 डिग्री। तो मुझे बताना है इसका एक्स कंपोनेंट या फिर फोर्स का एक्स कंपोनेंट एंड फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या होगा। मुझसे सवाल में ये पूछा तो सिंपल सी बात कि ये मेरा होगा एफ वाई और ये मेरा होगा एफ एक्स। ये मेरा कोई एफ वेक्टर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ
ये क्या होगा, cos थीटा विच इज cos 37। तो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, f cos 37। अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, एक कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की बात करूं तो एफ वाई अपॉन एफ इट इज इक्वल्स टू साइन 37। तो एफ वाई की कितनी वैल्यू हो जाएगी, एफ साइन 37। तो बार बार ये अपन कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे थोड़ी देखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना कि जिससे हम डायरेक्टली लिख दें। तो इसका बेसिक फंडा क्या होता है कि वेक्टर का अलोंग दी थीटा जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस थीटा। यहां पे देखो, वेक्टर का अलोंग दी थीटा मतलब थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो है एफ एक्स, और ये क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, एफ कॉस 37। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है वो आता है साइन कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, tan cos 37, और tan cos 37 यहां पे आएगा। और cos 37 क्या होता है, याद है 3 4 5 का ट्रायंगल, 3 4 5, 3 के सामने जो एंगल बनता है वो बनता है 37। तो cos 37 होगा 4/5, तो 10 इंटू 4/5 विच इज इक्वल्स टू 8। यहां पे f sin 37, सो 10 sin 37, तो 10 sin 37 क्या होगा, 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5, 5 1 जा 5 2 जा, इट विल बी इक्वल्स टू 6। तो इसका ये कंपोनेंट आएगा cos 37 विच इज 8, और ये कंपोनेंट आएगा 6। तो एफ एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर हो जाएगा 8i कैप, और एफ वाई वेक्टर हो जाएगा 6g कैप। और अगर कोई मुझसे एफ वेक्टर को इसके कंपोनेंट की फॉर्म में पूछे तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। अब एक बात और देखो कि एफ वेक्टर आया 8i कैप प्लस 6j कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो रूट 100। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो बेसिकली चाहे कान आप ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात तो एक ही है, आंसर तो हमारा सेम ही आ रहा है। इन दोनों को ऐड किया तो 10 आया, और 10 को रिजॉल्व किया तो ये दोनों आए, तो बात तो वही चल रही है ना। चलिए एक सवाल और करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। सवाल क्या है कि अगेन मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स है, और अब जो एंगल दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो एफ वाई और एफ एक्स कितना होगा ये आपको बताना है। सोचिए, अभी आपको समझाया था कि बार बार अपन कॉस और साइन उस तरीके से नहीं सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, अलोंग द थीटा जो कंपोनेंट होगा वो होगा कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 10 cos 37, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा साइन कंपोनेंट, तो इट विल बी 10 sin 37। sin 37 अभी देखा था कि 3/5 होता है, सो 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बेसिकली एफ वेक्टर को 6i कैप प्लस 8j कैप, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए एक और सवाल देखते हैं कि अगला सवाल, थर्ड सवाल, ये मेरा सेकंड था, ये थर्ड सवाल। मुझे कोई एफ वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। आपसे सवाल में पूछा है कि एफ एक्स कितना होगा, एफ वाई कितना होगा, मोड ऑफ एफ क्या होगा, ए बी सी डी। डी है एंगल मेड बाय एफ विद एक्स एक्सिस, और ई पार्ट है
एंगल मेड बाय एफ विद वाई एक्सिस। ये 5 सवाल आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले आपको फोर्स दे रखा है 3i कैप और 4j कैप। तो क्या आप इसको बना सकते हो? बेसिकली इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये होगा 3 और ये जो कंपोनेंट होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 4। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये मेरा एफ वेक्टर कहलाएगा। सबसे पहली बात एफ एक्स क्या होगा? वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो 3i कैप। एफ वाई क्या होगा? 4j कैप। मॉड ऑफ एफ मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5। और वैसे भी पाइथागोरस लगाओ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। एंगल मेड बाय एफ विद एक्स एक्सिस। तो क्या वो एंगल ये होगा अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो मुझसे पूछा है कि थीटा कितना होगा। मुझे पता है कि एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। एफ एक्स कितना है? 3 और एफ कितना है? 5। तो कॉस थीटा आया 3/5। सो 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल ये वाला होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। अब मुझसे पूछा है एंगल मेड बाय एफ विद वाई एक्सिस। एक तो आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो कि ये 53 डिग्री है तो ये 37 डिग्री होगा। एक आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। बेसिकली यहां पे अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि मुझे ये एंगल निकालना है तो ये एंगल कैसे निकलेगा? बेसिकली ये कितना है? ये परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू है 3 और ये कितना है? 5। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 डिग्री। इसको अल्फा बोल दो, थीटा में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये है अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल भी निकाल सकते हो कि वो वेक्टर किसी भी एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़े और सवाल करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये x, ये y, ये -x और ये -y। थोड़ी सी आपको पता है ना मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खराब है। चलिए देखते हैं। अब मेरे पास क्या है कि 10 न्यूटन इस तरफ है और ये जो एंगल बना रहा है ये 37 डिग्री बना रहा है। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? 10 cos 37 अगेन 4/5 इज 8। तो ये कितना हो जाएगा? 6 विच इज इक्वल टू 10 sin 37 विच इज इक्वल टू 6। तो अगर मुझे इस वेक्टर को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? -8i कैप प्लस 6j कैप। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये 37 डिग्री, ये 10 न्यूटन। ये क्या बनेगा? 10 cos 37 विच इज इक्वल्स टू 8 और ये बनेगा 10 sin 37 विच इज इक्वल्स टू 6। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो 8i कैप और ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो -6j कैप। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगर मेरे पास वेक्टर कुछ इस तरीके से है 10 और ये 37 डिग्री है, तो अलोंग दी थीटा क्या होता है, cos विच इज 8 एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज 6। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स के है तो -8 आई कैप, और नेगेटिव डायरेक्शन में वाई के है तो -6 g कैप। चलिए एक सवाल और करते हैं। ये अगेन 10 है और ये एंगल 37 है। अब क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट विच इज 8 और ये कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट, ये होगा 6। तो अब क्या लिखूंगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो -6 आई कैप, और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये -8 g कैप। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर आपने 10 न्यूटन ऐसे बनाया और ये एंगल 37 डिग्री है, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में? बेटा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये वेक्टर इसमें और इसमें ही रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने रिजॉल्व किया तो ये 8 और ये बेसिकली 6, तो इसका और इसका रिजल्टेंट ये होता है, और इसको इसमें और इसमें रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसको बेसिकली इन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे और ऐसे ही रिजॉल्व होगा। ये बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो कि इसके और इसके बीच में इसका रिजल्टेंट आना चाहिए। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आई होगी। चलिए थोड़े और एग्जांपल्स करते हैं। इनके इतने एग्जांपल्स इसीलिए करवा रहा हूं बिकॉज आगे जाके बहुत काम आने वाला है। चलिए tan 37, ये तो कोई एक वेक्टर है 10 न्यूटन का या कुछ भी बोल लो, और एक इस तरीके से है, ये है tan √2 और ये है 45 डिग्री। अब मुझसे पूछा है कि इसका फाइनल वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे मैं निकालूंगा। चलिए मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन वेक्टर्स को x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लूंगा। कैसे रिजॉल्व करूंगा, tan का अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन में इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा tan cos 37, cos 37 8। चलिए tan का इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। अब tan का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा tan sin 37, जिसकी वैल्यू आएगी 6। चलिए अब एक बात समझो कि ये जो वेक्टर था इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट देख लिया, इस डायरेक्शन में इफेक्ट देख लिया, तो अगर आप इसको मिटा भी दो तो कोई बात नहीं, बिकॉज हमने इसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो मतलब इसको अगर आप अब मिटा भी दो तो कोई बात नहीं, हमने इसके इफेक्ट देख लिए कि x में इफेक्ट है 8 और y में इफेक्ट है 6। इसी तरीके से इसके कंपोनेंट tan √2 के अलोंग थीटा कंपोनेंट आएगा tan √2 cos 45, cos 45 इज 1/√2, तो √2 से √2 गया, ये आया tan। इसी तरीके से tan √2 का एक और कंपोनेंट आएगा, वो आएगा tan √2 sin 45, और sin 45 भी 1/√2 आएगा, तो ये कंपोनेंट भी आएगा tan। अब जब मैंने इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया तो इसका इफेक्ट तो मुझे दिख रहा है, तो इसको मिटा भी दूं तो चलेगा। तो बेसिकली ओवरऑल मेरे पास क्या आया कि ओवरऑल मेरे पास आया इस डायरेक्शन में 8, ऊपर वाले डायरेक्शन में tan + 6। सर आपने इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कैसे कर दिया? बेटा जब एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल हो,
तब जो रिजल्टेंट आता है क्या वो a प्लस बी आता है? बेसिकली उन दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली सम कर सकते हैं। तो जब ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आया वो आया 16। अब मैं इधर की बात करता हूं, इधर जो निकल के आया वो आया 10, तो इस तरफ आया 10। चलिए अब ऊपर 16, तो सबसे पहले जे कैप तो मेरे पास सॉर्ट आउट हो गया, 16 जे कैप, और डायरेक्शन ऊपर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इधर 8 है, इधर 10 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ऊपर तो 16 आएगा और इस तरफ 2 आएगा? क्यों? बिकॉज जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होती है, तो डायरेक्टली मैं a माइनस बी लिख सकता हूं ना। a क्या है यहां पे? बड़ा वेक्टर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बड़े मैग्नीट्यूड की तरफ जो डायरेक्शन होता है वो हो जाएगा। तो ये 10 बेसिकली यहां पे 10 है, यहां पे 8 है, तो इधर का 8 इधर के 8 को कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना? इस तरफ 2। तो इधर 16 और इधर 2, तो ये क्या हो जाएगा? -2i कैप प्लस 16 जी कैप। तो ये जो दो वेक्टर्स थे उनका जो रिजोल्यूशन था वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप चाहो तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, -2 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, जो भी आंसर आए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। चलिए ये है मेरे पास 10 और ये 37 डिग्री, या फिर इसको लिखो 53 डिग्री, 37 बहुत हो गया है ना। ये है मेरे पास 53 डिग्री। एक वेक्टर है मेरे पास इस तरफ और ये है 5 और ये बना रहा है 37 डिग्री। एक वेक्टर है मेरे पास इस डायरेक्शन में और ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है 37 डिग्री और ये है 5। इस तरीके से वेक्टर्स आपको गिवन में हैं और आपसे पूछा है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। सिंपल सी बात, हर वेक्टर्स को एक्स और वाई में रिजॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको रिजॉल्व करते हैं, tan को। tan का अलोंग द थीटा कंपोनेंट होगा tan cos 53। नहीं समझ में आए? ट्रायंगल बना लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, आंसर सही होना चाहिए बस। ये 37 तो 37 के सामने 3 4 5, ये है 53। चलिए मुझसे क्या पूछा है? cos 53 विच इज इक्वल टू 3/5, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3/5, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये जो कंपोनेंट आया ये आया 6। इन सबको सॉल्व करने के बाद 3 2 जा 6 आया। चलिए अब इसका ये कंपोनेंट होगा tan sin 53, tan sin 53, sin 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 4/5, तो 4/5 5 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट आया यहां पे ये आया 8। इसको रिजॉल्व कर लिया, इसका काम हो गया, इसको हटा दो, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। एग्जाम में हटाओ मत हटाओ, यहां पे हटाने से क्या होगा आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये वेक्टर हट गया, इसके इफेक्ट मैंने एक्स और वाई में देख लिए। चलिए अब इस 5 की बात करते हैं। 5 का ये कंपोनेंट होगा 5 cos 37। cos 37 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, 5 से 5 कट जाएगा तो ये आएगा 3। 5 का ये कंपोनेंट होगा 5 sin 37, सो sin 37 इज, यहां पे 37 है, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। 5 का cos 37 विल बी 4/5, तो 5 cos 37, so 5 into 4/5 which is equals to 4, तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा 4। अब 5 का ये कंपोनेंट आएगा 5 sin 37,
साइन 37 इज 3/5, सो 5 इंटू 3/5, 5 से 5 जाएगा, बचेगा कितना 3, तो ये कंपोनेंट आएगा 3। चलिए अब इसको रिजॉल्व कर लिया तो इसको हटा दो। अब इकलौता जो बचा वो ये बचा, 5 cos 37 अभी देखा 4, 5 cos 37 कितना आया 4, 5 sin 37 अभी देखा 3। तो ये मैंने क्या किया कि सभी वेक्टर्स को x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, और अब मेरे पास जो वेक्टर्स है सिर्फ और सिर्फ x और y डायरेक्शन में है। चलिए एक बार और डायग्राम बनाते हैं। एक बार और डायग्राम बनाया तो इधर है 8 + 4 12, ऊपर है 6, इस तरफ है 4 और नीचे की तरफ है 3 + 3 6। अब इधर 12 इधर 4, तो इस तरफ कितना हो जाएगा 12 - 4 विच इज 8, ऊपर 6 नीचे 6, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आएगा 8i कैप। तो इस पूरे वेक्टर्स को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आएगा 8i कैप। इसी वेक्टर, इसी चीज को, इसी सवाल को आप थोड़ा सा और इजी कर सकते थे। वो कैसे? वो इस तरीके से कि यहां पे था आपके पास 10 न्यूटन और ये एंगल था 53 डिग्री, और यहां पे जो था वो था 5 न्यूटन, और ये जो एंगल था आपके पास था 37 डिग्री। अब 37 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये कितना होगा 53 डिग्री। तो आप ये बात बोल सकते हो कि ये 10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा इजी कर सकता हूं। तो इधर 10 था, इधर 5 था, तो नेट इस तरफ 5 हो जाएगा, यहां से एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, और यहां पे एक 5 था, यहां पे एक 5 था, ये एंगल था 37 डिग्री। तो थोड़ा और आसान हो गया, मतलब इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे था, तो स्ट्रेट लाइन पे अपन डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं ना। तो इधर 10 इधर 5, तो नेट हो जाएगा इधर 5, तो इसका काम हो गया, इसका काम तमाम, इसको हटा दो। तो इसको थोड़ा इस तरीके से सिंप्लीफाई करके अब वेक्टर को रिजॉल्व करके इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये कुछ सवाल थे जिससे आपको वेक्टर रिजोल्यूशन की थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी। चलिए थोड़े और सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में है। सवाल क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट of a vector having magnitude 50 is 25. Find angle made by the vector with x-axis। ये सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए देखते हैं क्या है सवाल में। क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 50। बेसिकली ये जो 50 दे रखा है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 25, और मुझसे पूछा है कि एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस।
ये कोई वेक्टर है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर। तो अगर मैं ए एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स क्या दे रखा है आपको 25 और ए क्या दे रखा है 50। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आई 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे। सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। कोई आपसे पूछ लेता कि फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर विद वाई एक्सिस, तो आप क्या बोलते, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का एंगल निकाल सकते हो विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए एक और सवाल देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि आगे जाके आपको बहुत 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 काम आने वाला है। वो ये सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंगल है थीटा, ये कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर रखा हुआ है और इसका जो मास है वो है m। इसके ऊपर नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी mg। ये सब बातें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि बेसिकली वेट जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो नीचे की तरफ लगता है और उसकी वैल्यू होती है mg। सवाल में आपसे पूछा गया है कि mg का इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, यह आपसे सवाल में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको पूरा करता हूं तो ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये और ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो mg का अलोंग थीटा कंपोनेंट कितना होता है, mg cos थीटा, और mg का इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है वो आता है sin थीटा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भर भर के यूज आएगा, तो हमेशा आधी रात को भी याद होना चाहिए कि ये एंगल थीटा है, तो इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा और इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम देखेंगे 3 डायमेंशन में। चलिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है इन 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम देख रहे हैं। 3 डायमेंशन को बेसिकली स्पेस भी बोला जाता है, कि अगर कोई स्पेस बोले तो उसका मतलब है 3 डायमेंशनल कंपोनेंट हम किस तरीके से चीज़ों को देख रहे होंगे। इसको समझने के लिए ऐसे देखिए कि मेरे पास ये कोई 3 डायमेंशनल स्पेस है। कैसे, इस तरीके से, ये मेरे पास x, ये y और ये z इस तरीके से है, और ये कोई वेक्टर है 3 डायमेंशनल स्पेस में, x, y और ये z 3 डायमेंशनल स्पेस है, और ये कोई वेक्टर है 3 डायमेंशनल स्पेस में। आई बात समझ में। अब ये जो वेक्टर x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं बीटा, और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम बोलते हैं गामा। तो इसको मैं बनाने की कोशिश तो कर रहा हूं बेसिकली, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीजें हो रही है। ये x, ये y और ये z, और वेक्टर कुछ इस तरीके से है, बेसिकली इस तरीके से है, यहां पे ये बाहर आता हुआ, और वेक्टर कुछ इस तरीके से है। ये x के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा, y के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा, और z के साथ जो एंगल बना रहा है वो है गामा। तो
तो यहां पे अगर मैं ax की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, a cos अल्फा। ay की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, a cos बीटा। और az की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, a cos गामा। यस और नो? तो यहां से अगर मैं cos अल्फा की वैल्यू निकालूं तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, ax अपॉन a। यहीं से अगर मैं cos बीटा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा ay अपॉन a। और cos गामा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा az अपॉन a। cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट आर दी डायरेक्शन कोसाइन, तो बेसिकली आपको cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की वैल्यू निकालनी है। चलिए, अब अगर मैं ए वेक्टर को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ऐसे ही लिख सकता हूं। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर का x कंपोनेंट है ax, y कंपोनेंट है ay और z कंपोनेंट है az। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि a का इफेक्ट 3 डायमेंशंस में हम देख रहे हैं। जो x में इफेक्ट होगा वो होगा ax, y में इफेक्ट होगा ay और z में जो इफेक्ट होगा वो होगा az। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसको a से ही रिप्रेजेंट करूंगा, a का मैग्नीट्यूड a से ही रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये क्या होगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ax को मैं कैसे लिख सकता हूं, ax यहां पे क्या है, a cos अल्फा, a cos अल्फा i कैप। ay को मैं क्या लिख सकता हूं, a cos बीटा j कैप प्लस az को मैं क्या लिख सकता हूं, a cos गामा k कैप। तो यहां पे मैं ax को क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। यहां से a स्क्वायर कॉमन आएगा और स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो a बन जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू a रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ये इससे ये गया, इधर बचा 1, तो 1 का जो स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आएगी, तो उसका आंसर होगा 1। ये सवाल भी आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। चलिए, एक और सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो होता है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू। सर cos स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इन सबके सम की वैल्यू 1 है, तो साइन स्क्वायर की भी 1 होगी? नहीं बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? मैं क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर गामा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 1 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसको उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो 3 - 1 विल बी इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये बात भी आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी 2। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी 1। और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू ये होते हैं मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन। और सवाल किस तरीके से बनते हैं कि एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस, तो अल्फा की वैल्यू, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद वाई एक्सिस, तो बीटा की वैल्यू, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद जेड एक्सिस, तो ये गामा की वैल्यू। तो अल्फा क्या है, यहां पे लिख लो, यहां पे भी इसको भी, अल्फा इज एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, बीटा है एंगल मेड बाय ए विद वाई एक्सिस और गामा है एंगल मेड बाय ए विद जेड एक्सिस। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को 3 कंपोनेंट में या फिर 3 डायमेंशनल स्पेस में रिजॉल्व करते हैं। अगेन अब कोई सवाल पूछ ले कि इन 3 डायमेंशनल स्पेस किसी भी वेक्टर को कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, तो उसका आंसर है 3। तो ये बात भी लिख देते हैं, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन 3 rectangular components in a space। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए सवाल करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। देखो बच्चों, फिजिक्स में 60% क्लैरिटी थ्योरी पढ़ के आती है, बची हुई 40% क्लैरिटी उसके सवाल करके आती है। तो सवाल करना बहुत जरूरी है। चलिए सवाल देखते हैं। एफ फैक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, ठीक है। फाइंड एंगल मेड बाय एफ वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये आपसे पूछा है। चलिए बेसिकली आपसे क्या पूछा है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं कॉस अल्फा की बात करूं तो ए एक्स अपॉन ए, यहां पे ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, या फिर यहां पे एफ दे रखा है तो आप कैसे लिखोगे, एफ एक्स अपॉन एफ। सबसे पहली बात, एफ का मैग्नीट्यूड, एफ की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये तो आ जाएगा 2। चलिए कॉस अल्फा की वैल्यू आई एफ एक्स अपॉन एफ। एफ एक्स कितना है 1 और एफ कितना है 2, तो अल्फा कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2, तो अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री। कॉस बीटा अगर मैं देखूं तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, एफ वाई अपॉन एफ। एफ वाई कितना है 1 और एफ कितना है 2, तो अगेन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। नेक्स्ट गामा के लिए कॉस गामा कितना होगा, एफ जेड अपॉन एफ। एफ जेड कितना है √2,
डिवाइडेड बाय एफ कितना है 2, √2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 को √2 इंटू √2 से √2 गया, ये आया 1/√2, तो 1/√2, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब एंगल कितना होता है 45 डिग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था। इस तरीके से हम कोई भी वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकाल सकते हैं। चलिए अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 2√3j कैप। आपको निकालना है फाइंड एंगल मेड बाय a vector with x and y axis। ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन ए या बी का नहीं पूछा है आपसे पूछा है ए माइनस बी का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहां पे सब जगह माइनस आ जाएगा, या तो बाहर माइनस लगा दो या अंदर की तरफ सब जगह माइनस कर दो। चलिए 2 - 1 1i कैप, 3 - 2 प्लस j कैप, 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे निकालना है इसका डायरेक्शन कोसाइन। लेट्स से इसको कोई एक सी वेक्टर नाम दे दो, तो सी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो सबसे पहले सी का मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √2। चलिए कॉस अल्फा होता है जो भी x कंपोनेंट है 1 डिवाइडेड बाय c का मैग्नीट्यूड √2, ये 1/√2 हो गया। कॉस बीटा जो होता है वो होगा अगेन 1 डिवाइडेड बाय √2, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे 1/√2, 1/√2। इस तरीके से मैं डायरेक्शन कोसाइन लिख सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, सो ये कुछ सवाल थे जहां पे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किसी भी वेक्टर्स को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं वो सीखा। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कंपोनेंट में किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं वो सीखा। इस तरीके के सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो आई होप आपको किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना आ गया होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने देखे हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।